ये अब चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स की चर्चा करने की। उससे पहले हाँ, आई थिंक ये आईआईएफएल की एक कॉन कॉल चल रही है। 8:30 बजे से शुरू होनी थी। हाँ, तो उसमें निर्मल जैन की पहली स्टेटमेंट आ गई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स बाय आरबीआई। और जब वो बोल रहे हैं कि जब ब्रांचेस गोल्ड जब लोन डिसबर्स करते हैं तो वो गोल्ड वैल्यू को एसरटेन करते हैं, और जब ऑडिट होता है बाद में तो उसमें गोल्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है कलर वगैरह को लेकर, और ऑडिट टीम जो होती है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होती है। तो वो एक तरीके से मतलब बेसिकली एक डिफेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज लेकिन धक्का लगेगा क्योंकि गोल्ड एम का पोर्टफोलियो एयूएम्स का बड़ा तगड़ा चंक है। आईएफएल कल भी वीक था और कल बाजार बंद होने के बाद हमारे पास तो एक्सचेंजेस पे अपडेट बाजार बंद होने के बाद आया। दिन के लोस पे आईएफएल फाइनेंस बंद हुआ है। एक बार ब्रश अप करात्मक खबरें क्या थी, पहले आईएफएल फाइनेंस पे ही। और इस स्टॉक पे टेक्निकली कैसा पॉइज नजर आता है। बहेती साहब आप चार्ट रेडी रखो, आता हूं। हजदा क्या अपडेट्स हैं, एक बार रन थ्रू कर ले। तो जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे, एक कठोर स्टांस दरअसल आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने बेसिकली कहा है कि आईआईएफएल फाइनेंस के जो गोल्ड लोन्स हैं, यहां से अब वो नए लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको वो सर्विस करने की अनुमति दे रहे हैं। अब आरबीआई कहता है कि मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स है इस पर्टिकुलर एनबीएफसी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के साथ, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। आरबीआई कहता है कि कई सारे रेगुलेटरी वायलेशंस हुए हैं जिसका एक सीधा इंपैक्ट कस्टमर्स पर आता हुआ दिखाई देगा। लोन टू वैल्यू रेशियो जो मैक्सिमम अलाउड थी उससे आगे लोन्स दे रहे थे। जो एक्सीडेड जो परमिटेड कैश कलेक्शंस है उससे ज्यादा दरअसल कैश कलेक्शंस कंपनी करती हुई दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसेस है उसको भी कंपनी दरअसल मीट नहीं कर पाई है। और इस लिहाज से ट्रांसपेरेंसी जो फीस कंपनी वसूलती है ऑक्शन के टाइम पर वो भी नहीं है। ये तमाम चीजें दरअसल आरबीआई ने पाई हैं और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अब यहां से आगे आरबीआई रोक लगा रहा है इनके नए लोन्स पर। अब बेसिकली आपको समझना यह है कि ये भारी क्यों पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो पूरा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसका 31.9 या फिर 32% हिस्सा गोल्ड लोन से आता है, इसीलिए भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जेफरीज कह रहा है कि अगर 9 महीनों तक ये बैन जारी रहता है तो इनके ईपीएस पर करीब 25 से 30% तक का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनकी ओवरऑल लेंडिंग कॉस्ट पर भी ये इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो दरअसल जेफरीज जैसे ब्रोकरेजेस ने सामने रख दी हैं। अब सिर्फ आईआईएफएल ही नहीं, इन्होंने कई सारे कोलेंडिंग पार्टनर से भी कामकाज कराया है। तो उस लिहाज से डीसीबी दरअसल डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक इनका कोलेंडिंग पार्टनर है, उस लिहाज से उस कंपनी पर भी इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आईएफएल फाइनेंस के लिए एक नेगेटिव है ही, लेकिन इसके साथ जो कंपनियां गोल्ड लोन में हाथ जोड़ चुकी हैं उनके लिए भी ये भारी पड़ सकता है। तो आज शायद सर्किट पे खुले, पॉसिबल है डाउन सर्किट, देखते हैं। हजदा ने 2 बार बोला आरबीआई कहता है, वो मुझे ऐड याद आ गया जो आरबीआई का। चलिए भाई, आईएफएल फाइनेंस आज का टॉप स्टॉक है, एक रडार पे रखिए इसको। अब फिलहाल के लिए रोक लगा दी है फेडरल फ्रेश डिसबर्समेंट्स और सैंक्शनिंग पे, पर इस बीच वो स्पेशल ऑडिट कंप्लीट होगा। इस बीच ये भी अपनी खामियों को रेक्टिफाई कर रहे होंगे, तो देखते हैं ऑडिट खत्म होने के बाद क्या अपडेट आते हैं फाइनल आरबीआई की तरफ से। लेकिन आज झटका लगने की तैयारी हो रही है। बहेती साहब कल ही वीक था, गिर रहा है तो कहां तक पॉसिबिलिटी है, कहां पे जाके सिनेरियो बड़ा और प्रिकेरियस हो जाता है, कैसे देख रहे हो आप इसको? आशीष सर, साइडवेज कंसोलिडेशन में ये अक्टूबर से ही अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं बन रहा है। ऊपर के लेवल पे हमेशा एक सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है और नीचे पे एक सपोर्ट जोन जरूर बना है। बट अब 200 डेमा काफी पास में आ चुका है स्टॉक का और हमें लग रहा है कि शायद वो एक जोन है जहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट बन सकता है। बट अगर मैं नीचे की सपोर्ट की बोलूँ तो 560 एक इसका जोन है जहाँ पे इसने शायद थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए, बट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए इसमें। अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो एक बार एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि 200 डेमा जो 580 है वो उसके बाद इसमें प्रेशर बढ़ सकता है और ये 560 पे अगर नहीं रुका तो इनफैक्ट इसमें 530 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो फॉलिंग नाइफ को नहीं कैच करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए स्टॉक में। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे और जिनके पास स्टॉक है कोई बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हाँ, वो बाउंस बैक पता नहीं कब आएगा, लेकिन बिल्कुल सही, फॉलिंग लाइफ को मत पकड़िएगा। बहुत इफ्स एंड बट्स लग गए, अनसर्टेन है, दूर रहिए इस काउंटर से। शुरू तो करना चाहता था टाटा मोटर्स के साथ, पर आईएफएल के अपडेट्स आए थे तो फिर लॉजिकल था कि उसी के साथ चर्चा करें। वो जो निर्मल जैन साहब इस समय एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को एड्रेस कर रहे हैं,
उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स का टीम नीचे चला रही है आपके लिए, तो वो आपके कंजम्पशन के लिए नीचे डिटेल्स आती हुई। अब आज का जो दी फोकस स्टॉक था, बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर्स के जो अपडेट्स आए, मानस टाटा मोटर्स और इसके डीवीआर दोनों को टटोल लीजिए। अगर कोई बेहतर प्लेस हो, कोई ट्रेड लेने का मन हो तो वैसी चर्चा। और गौरांग सर आपके पास भी आता हूं क्योंकि आज तो खैर सबके जमा पे इसी की चर्चा है। हमने कुछ हद तक सब कुछ कॉन्टोर्स डिस्कस करने की कोशिश करी, लेकिन कल दरअसल प्रेस रिलीज तस्वीर क्या रखती है हर्षदा? बेसिकली कंपनी ने कहा है कि यहाँ पर एक बड़े डीमर्जर की तैयारी कर रहे हैं ताकि दोनों बिजनेसेस, कमर्शियल व्हीकल और साथ ही पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में अच्छी खासी आगे चलकर वैल्यू अनलॉकिंग मिलती हुई दिखाई दे। तो दो हिस्सों में दरअसल अपने एग्जिस्टिंग कारोबार को कंपनी बांटती हुई दिखाई देगी। दोनों कंपनियां याद रखिएगा लिस्ट होने वाली है और इक्वल रेशियो में दरअसल यहाँ पर वो शेयर बांटे जाएंगे। अब दो बिजनेसेस क्या होंगे, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, दूसरा रहेगा पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में आपको ध्यान रखना है दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साथ ही साथ जेएलआर का कारोबार आएगा। और इस समय जो एग्जिस्टिंग इनकी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो आईस गाड़ियां हैं, वो भी आती हुई दिखाई देंगी। तो ये इनफैक्ट पीवी कारोबार का सार रहेगा। ध्यान रखिएगा समय लगेगा क्योंकि एनसीएलटी की तरफ जाएगा ये अप्रूवल के लिए, तो 12 से 15 महीनों में पूरा डिमर्जर होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कंपनी बेसिकली क्या अचीव करना चाहती है। कंपनी ने कहा है कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग के मौके यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे जब बेसिकली दो बिजनेसेस अलग होंगे। कारोबार में पैसेंजर व्हीकल में अलग सिनर्जी रहेगी, सीवी बिजनेस की अलग सिनर्जी है। दोनों एक साथ मिलके इतना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने तय किया है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग अलग करने का, और इनके लिए इंडिविजुअल प्लान्स अब आते हुए दिखाई देंगे। ईवी कारोबार का हम सब जानते हैं कंपनी पर का ज्यादा फोकस रहने वाला है आने वाले साल में। जेएलआर के लिए भी एक अलग स्ट्रेटेजिक प्लान कंपनी तैयार करती हुई दिखाई देती है, जो लार्जली अब पीवी साइड पर ही देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि 3 ऑटोमोटिव यूनिट्स अलग अलग कामकाज करके करेंगी, वहां पर शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, और उसी पर्सपेक्टिव से दरअसल इस पर्टिकुलर प्लान को अंजाम दिया गया है। डीमर्जर से ग्रोथ बढ़ाने में भी यहां पर कंपनी के लिए ज्यादा आसान रहेगा। अब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ गई हैं। नोमुरा ने कहा है कि यहां पर 1067 का टारगेट रहेगा। मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन कह रहे हैं 1000 के ऊपर तक के टारगेट्स रहेंगे, ये ओवरवेट है। नोमुरा का बाय कॉल था। इन्वेस्टेक कह रहा है कि होल्ड करेंगे अपनी ट्रेड को, करीब 900 के टारगेट्स हैं। बस इनक्रेड को लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा अब यहां से आगे अंडर परफॉर्म कर सकता है, 639 के आसपास आ सकता है। कंपनियों ने कहा है, ब्रोकरेजेस ने कहा है कि अच्छी खासी वैल्यू डिस्कवरी होती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर डीमर्जर के बाद। हालांकि कंपनी के वैल्यूएशंस में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ओके, टाटा मोटर्स और इसका डीवीआर दोनों आज रडार पे। गौरांग सर कैसे रीड कर रहे हो भाई? सही है, लॉजिकली स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाता है, पीवीज और सीवीज अलग अलग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सिक्लिकल है, वो धंधा अलग हो जाएगा, जिसको जिस पे दाव लगाना है वो सब क्लैरिटी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। पर इस डीमर्जर से कोई एक्चुअल वैल्यू एक्रीशन आप आता हुआ देख रहे हो? कोई मटीरियल वैल्यू एड ऑन हो रही है क्या? टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है, क्या व्यू बन रहा है आप लोगों का स्टॉक पे? आप फंडामेंटली नजरिया क्या है इस अनाउंसमेंट के बाद? आशीष, काफी लंबे से समय से खरीदारी की राय टाटा मोटर पर रही है हमारी, और हमने कई बार हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर इसके में निवेश की बात भी करी है, हमने राय भी दी है। बहुत ही सूझी समझी रणनीति है ये, और एक प्रकार से अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अवसर आएंगे आने वाले भविष्य में, और सरकार की तरफ से भी ये घोषणा पहले से ही हो चुकी है कि भारत जो कि तीसरे पायदान पर है फिलहाल, जहां तक वाहन उत्पादन क्षमता की बात है, उसको ऊपर लेने जाने की, यानी कि दूसरे या पहले स्थान पर लेके जाने की बात की है, तो जाहिर है कंपटीशन आएगा। अब कंपटीशन का सामना करने के लिए मेरे ख्याल से ये सूझी बुझी रणनीति है। तो एक तरफ आपका पैसेंजर व्हीकल जेएलआर ईवीज हो गया, और दूसरी तरफ आपका प्योर कमर्शियल व्हीकल के लिए। अब जो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, और जिस प्रकार से कमर्शियल व्हीकल्स की मांग होगी और जिस प्रकार से बदलाव कमर्शियल व्हीकल्स में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से एक फोकस, यानी कि ध्यान दे करके किस प्रकार से उस कारोबार को आगे बढ़ाना है, वो बात है। जहां पर सवाल है पैसेंजर व्हीकल का, तो नेक्सन से लेकर के पंच से लेकर के सफारी, हैरियर,
आने वाले समय में टाटा सियरा लॉन्च होने वाली है और कई सारे नए अवतार भी आपको आते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ एक प्रीमियम सेगमेंट जेएलआर का, जहां पर मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके योगदान बढ़ रहा है। तो हमें भी लग रहा है कि निवेशकों की जो पूंजी है वहां वृद्धि हो सकती है, बशर्ते कि अनुमति सभी पहलुओं पर मिल जाए तो, और सकारात्मक रूप से ये जमीनी स्तर पर लागू हो। एक चीज जिसका स्पष्टीकरण आने वाले समय में मैं चाहूंगा वो है, मैनेजमेंट ने बात करी थी डेट रिडक्शन की, तो वो किस प्रकार से बटेगा पैसेंजर व्हीकल में और सीरीज में, वो देखना जरूरी होगा। मगर अगर डेट भी जो कम करने की बात की है आशीष, अगर वो भी धीरे धीरे करके अमल में ला देते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रीरेटिंग हो सकती है स्टॉक। बहुत बड़ी रीरेटिंग हो सकती है, बट बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। सारे अप्रूवल्स आते आते, रिपोर्ट खुद ही कहती है 12 से 15 महीने का समय लगेगा एक डीमर्जर की प्रक्रिया एक्चुअली फ्रुक्टिफाई होने में। ये इनग्रेड को कहीं आईटीसी का एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा था बार बार। उनके डीमर्जर रेशियो का इशू ज्यादा था, ठीक है, लेकिन रेडार पे रखेंगे टाटा मोटर्स। मानस, बहुत अच्छे तरह से हमने गौरांग सर ने फंडामेंटली पकड़ाया था, टेक्निकली अपन ने कितनी बार चर्चा करी, टाटा मोटर्स ब्यूटीफुली एंजॉय करा, 1000 के लक्ष्य लेके चल भी रहे थे हम लास्ट अपडेट के साथ, आज वहीं पहुंचने की तैयारी कर दी हमने। क्या व्यू बन रहा है? एक गैप अप के बाद दमखम नजर आता है, अभी भी लग रहा है सेक्युलर रन चलता रहेगा या नहीं? देखिए, पैटर्न तो अभी भी पॉजिटिव है, और अगर हमें एक टेक्निकल टारगेट सेट करना होगा तो वो 1100 रुपए का होगा टाटा मोटर्स का। तो अब यहाँ से बहुत बड़ी रैली तो देखने को शायद ना मिले, और फ्रेश खरीदारी की राय तभी होगी जब आप आज मार्केट ओपन हो जाने थे, स्टॉक ओपन हो जाने थे, देखिए कहाँ पर खुल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेश खरीदारी की राय का मेरे पास इस टाइम व्यू नहीं है, ओपन होने के बाद ही वो डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 965 रुपए, ध्यान रखिए, 965 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के टाटा मोटर्स में बने रहना है, और वैसे ही टाटा मोटर्स डीवीआर में भी आपको 645 के स्टॉप लॉस से बने रहना है टाटा मोटर्स डीवीआर में भी। ये स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट हो गए, ऊपर क्या देगा बाजार, कितना जाएगा, वो अपनी कहानी। पर 965 का टाटा मोटर्स पे स्टॉप लॉस, डीवीआर वालों के लिए 645 का स्टॉप लॉस, ये प्लेस जरूर कर लीजिएगा। ये है टाटा मोटर्स का डीवीआर और आईएफएल फाइनेंस। इंपॉर्टेंट न्यूज फिर से रियल एस्टेट रेडार पे, कोई मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा, और आज सुबह किसी गोदरेज प्रॉपर्टीज का अपडेट। हर्षदा, क्या कहानी है इनकी? मैक्रोटेक के केस में कंपनी ने दरअसल एक QIP लॉन्च कर दिया है। QIP करीब 3300 करोड़ का कंपनी रेस करेगी QIP के जरिए फंड्स। ध्यान रखिएगा, ये कल की क्लोजिंग प्राइस से जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो करीब 1129 रुपए प्रति शेयर के आसपास आकी जा रही है। डाइल्यूशन करीब 3% के आसपास होने वाला है। कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 7% के डिस्काउंट पर ये क्लियरली आता हुआ दिखाई देगा QIP। तो उस लिहाज से दरअसल ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। आगे कर्ज चुकाने में कंपनी दरअसल फंड इस्तेमाल करेगी, और आगे कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी इनके लिए काम आएगा वो पैसा, ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप रखिएगा रेडार पर गोदरेज प्रॉपर्टीज भी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के केस में देखिए, नोएडा सेक्टर 44 में 6.46 एकड़ जमीन इन्होंने इसके लिए बोली जीत ली है। अब कंपनी कहती है यहां पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लगाएंगे, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जब लगेगा वो लार्जली एक प्रीमियम सेगमेंट का ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहेगा, और प्रोजेक्ट से कंपनी कह रही है करीब 3000 करोड़ रेवेन्यू आ सकता है। वो उतना पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, इसीलिए स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। रखिए भाई सतपुते साहब, जरा दोनों खोलिएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, अब QIP बुक लॉन्च हुई है, देखते हैं किस तरह का रिस्पांस आता है। 3300 करोड़ पे जुटाएंगे, और यूज तो इंटरेस्टिंग है, जमीन खरीदेंगे और डेट रिड्यूस करेंगे। दूसरी तरफ आज सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज, नोएडा सेक्टर 44 में करीब 6.5 एकड़ जमीन। वीरू है क्या, इनके घर के आसपास की ओपन स्पेस तो नहीं खा गए? वीरू, ये सेक्टर 44 पास में है क्या? नहीं है तो पास में, लेकिन वहाँ सेक्टर 44 में इनके प्रोजेक्ट्स पहले से भी थे। मेरे अगल बगल तो नोएडा 30 के वो है पार्क है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कंसर्न था इसलिए पूछ रहा था। सतपुते साहब, ये लोधा और मैक्रोटेक, सॉरी गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक, कोई चार्ट वार्ट में इंटरेस्टिंग है क्या? रियल एस्टेट अभी भी चमक ही रहा है। हाँ जी आशीष जी, देखिए अगर आप चार्ट देखें लोधा का है ना, मैक्रोटेक का, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, 10-20 DMA के ऊपर। तो ये जो 1150 1140 इसके लिए आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो देखिए मेरे हिसाब से इसका एक टारगेट लेके हम काम कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म 1250। मुझे लगता है 1250
ये इसका पहला टारगेट होगा। अगर वो निकल जाए तो 1300, तो 1250 1300 ये दो टारगेट के लिए लोडा इज अ बाय करना है 1160 के ऊपर और स्टॉप लॉस रखना है 1135 का। ओके, ये हो गया रियल एस्टेट। दोनों इंटरेस्टिंग खबरें फिर आती। इवन वो खबर उस पर भी आई हुई है, कल भी थी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ब्रिगेड ही था ना वो, फिर से वो एरो सिटी के पास एक और, वो असल में वो प्रोजेक्ट लॉन्च करे चले जाए। दोनों के लिए था, गोदरेज भी तो अपना परसों दोनों रडार पे थे, आज फिर रडार पे। कल बेंगलुरु में खड़ा कर रहे थे, आज नोएडा की तैयारी कर रहे हैं। एग्रेसिव हो रहे हैं सब, और सबको अब दिल्ली पसंद आ रहा है, एनसीआर पसंद आ रहा है, एग्रेसिव उधर भी हो रही है सारी पॉकेट्स। ठीक है, अब आइए जरा आज सुबह सुबह जो अपडेट्स आए। रचना जी, आईईएक्स और भारत फोर्ज आप प्लीज चार्ट्स पे रेडी रखना। इस बीच पालविया साहब भी जुड़ गए हैं पैनल में। पालविया साहब से आऊंगा, अभी बातचीत शुरुआत करूंगा। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। चलो, क्या अपडेट्स आए सुबह सुबह? भारत फोर्ज की क्लास 8 ट्रक की बिक्री के आंकड़े आ गए। तो फरवरी में टोटल ऑर्डर्स आई हैं करीब 25,700 यूनिट्स की, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मंथ ऑन मंथ यहाँ पर एक डिक्लाइन है, 9% की गिरावट देखने को मिली है क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में। ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स वो स्केल देखने को मिला है। फरवरी के ऑर्डर्स ध्यान रखें करीब 5 महीने के लोज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये करीब 6% घटे हैं वर्सेस द 6 मंथ एवरेज जो ऑर्डर्स इनके हाथ में लगते हैं। तो वो एक सेटबैक रह सकता है भारत फोर्ज के लिए आज। अब आईएक्स का भी अपडेट जो आया फरवरी के लिए, ओवरऑल वॉल्यूम में करीब 15% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर डे अहेड मार्केट में जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा पिकअप करता हुआ ईयर ऑन ईयर 4,722 एमयू पर आता हुआ दिखाई दिया। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में वॉल्यूम में करीब 36.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्केट क्लियरिंग प्राइस डे अहेड मार्केट में हालांकि 26% घटता हुआ दिखाई दिया है, इंक्रीज सेल लिक्विडिटी के चलते, ये कंपनी का कहना है। सेल बिड्स एक्सचेंज पर 4% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट्स निकल कर आए हैं। भारत फोर्ज तो फिर भाई 5 महीने के लोज पे अगर यूएस में क्लास 8 ट्रक की बिक्री, तो इनका एक पार्ट ऑफ द बिजनेस उस पर डिपेंडेंट है। पर खबर बुरी है, सेंटिमेंट निगेटिव है। और आईईएक्स की तरफ से फरवरी मंथ का अपडेट 15-15.5% वॉल्यूम्स में जंप। आईईएक्स वैसे पिछले हफ्ते से हम अच्छा मोमेंटम राइड कर रहे हैं। मानस ने कई बार ट्रेड मेंशन भी कर रखे थे। खैर रचना जी, दोनों में से कहीं कोई ट्रेड के लिहाज से पसंद आ रहा है क्या? जहां तक आईएक्स की बात है, तो आईएक्स के लिए एक चीज जरूर कहूंगी, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए आईएक्स पे, तो लोकेशन इज वेरी गुड। वो चार्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बैठा हुआ है एंड देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ एवरेजेस, तो कन्फ्लुएंस है वहां पे फैक्टर्स का। यहाँ पे एक ही चीज होने की देरी है मोमेंटम पिकअप करने के लिए। अगर प्राइस 153 पे जो बैठा हुआ है, ये बहुत जल्दी अगर 160 को क्रॉस करे तो और तब यहाँ पे मोमेंटम पिकअप होगा, और तब ये इमीडिएट बाय बनेगा, जिसका फिर आगे जाके 170 180 की तरफ पहला टारगेट, और उसके बाद फिर और फर्दर टारगेट्स बनते जाएंगे। डाउनसाइड पे सपोर्ट के लिए 140 का लेवल नजर रखना चाहिए। लोकेशन इज गुड, खाली थोड़ी सी प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखा दे, देन दिस विल बिकम अट्रैक्टिव। कन्वर्जेंस और कॉन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है? कन्वर्ज करना मतलब ऐसे, और कॉन्फ्लुएंस मतलब? रचना जी से पूछ लेते हैं। अरे यार, भोपाल की हो, अपनी भाषा में थोड़ा बात करा करो ना आप। सही बात है, क्यों नहीं। कन्फ्लुएंस से मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे तो एवरेजेस जो है वो सारी इकट्ठा होके एक दूसरे से ऐसे मतलब चिपक के बैठी है, प्राइस इज वेरी क्लोज टू इट ऑन द वीकली चार्ट। तो थोड़ा सा अगर प्राइस 160 के ऊपर निकल जाए तो इन एवरेजेस का जो शेप भी है वो हमें जैसा देखना है वैसा बन जाएगा। सो आई वाज सेइंग कन्फ्लुएंस ऑफ एवरेजेस बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर सिटिंग एट वन लोकेशन ऑन अ वीकली चार्ट। बिल्कुल। तो अगर 230 पे स्टॉक है बेसिकली, एक एवरेज 220 पे है और एक एवरेज 222 पे है, तो वो कन्वर्जेंस है। और दोनों अगर 221 पे है तो वो कॉन्फ्लुएंस है बेसिकली। हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया भैया ये कहानी वाले स्टॉक्स। अब बाकी का रडार पे बाकी सरकारी कंपनियां आशीष फ्लेवर में तो यही रहते हैं आजकल। तो कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं आपके लिए। पहले रेडार पर लेकर आएंगे BEL, BEML और मिधानी। बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ तीनों कंपनियों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और इस MOU के तहत ये एडवांस्ड फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम
हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में जो इंजन्स लगते हैं उसके लिए ये डेवलप करेंगे। तो तीनों स्टॉक्स रेडार पर। गार्डन रीच अपडेट दे रहा है कि इन्होंने MOU साइन किया है, डेवलप करेंगे ग्रीन एनर्जी और ऑटोनोमस वेसल्स, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। NTPC के लिए एक और अपडेट आ रहा है। NTPC की जो ग्रीन एनर्जी आर्म है उसने एक JV एग्रीमेंट साइन किया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ, और उनके लिए दरअसल रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, ये पावर पार्क्स दरअसल डेवलप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 3-4 आपके लिए वो सरकारी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रखेंगे। रखिए इन सरकारी कंपनी को रडार पे। गार्डन रीच, इसने MOU करा है, और ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है मिधानी, BEL और BEML के बीच में। अब देखते हैं किस में हरकत आती है, लेकिन काफी दिनों बाद मिधानी रडार पे आया है। पालिया साहब, एक बार मिधानी का चार्ट चेक करिएगा। बाकी डिफेंस स्टॉक्स तो खैर अफलातून तेजी में ही है, मिधानी कैसा प्लेस्ड है? खबर अच्छी है इनके लिहाज से। So गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning, सो sir. मिधानी में अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 15-20 दिनों में स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। प्राइस रेंज देखें तो काफी नैरो प्राइस रेंज है, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है हायर साइड पे वो है करीब 445-450 के जोन में। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्ले होते हुए दिखेगा, देन स्टॉक में पोजिशनली ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट फिर 500 तक भी बनते हुए दिख सकते हैं। अभी करंट स्टेटस के हिसाब से अगर हम देखें तो 405 रुपए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वो स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड की जा सकती है। हमें लगता है ऑलरेडी इसमें 15-20 दिन का एक कंसोलिडेशन हो चुका है स्टॉक में। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि एक हायर साइड पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखे गोइंग फॉरवर्ड। सो 405 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। ओके, 405 के स्टॉप के साथ पोजीशन होल्ड की जा सकती है। पालविया साहब, आपका आज का टॉप कॉल कौन सा? तो आशीष जी, अपोलो टायर पे नजर है। स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने अब यहाँ से वापस से रिकवरी का ट्रेंड पकड़ा है। एक्सपायरी के बाद से स्टॉक में देखें तो एक वापस मोमेंटम बना है। टेक्निकल सेटअप पे देखें तो डेली चार्ट पे इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी होते हुए दिखा है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में देखें तो शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है अपोलो टायर जो कि पिछले महीनों में काफी अच्छा रनअप दिया था, एक कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक में तेजी बनते हुए दिख रही है। अपोलो टायर फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम 550-555 तक के स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 530 के आसपास। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज। दूसरी कंपनियां जो आज रेडार पर रहेंगी आशीष, उसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रेडार पर रखेंगे। RBI ने अप्रूवल दे दिया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। 1 अप्रैल 2024 में ये होने वाला है। सारे जो फिनकेयर SFB के ब्रांचेस हैं वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेस के तहत काम करते हुए दिखाई देंगे। टाटा कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है एडिशनल ऑथराइजेशन टू प्रोवाइड मशीन टू मशीन सर्विसेज। ये बेसिकली ऑथराइजेशन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में IoT सेवाओं के लिए कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। किम्स आप फोकस में रखिएगा। 300 बेड का एक हॉस्पिटल थाने में दरअसल ये डेवलप करने वाले हैं। 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हुई दिखाई देगी। जी एंटरटेनमेंट की तरफ से दरअसल एक एनालिस्ट कॉल हुआ कल, उसमें कुछ चीजें कही गई है। कंपनी बेसिकली कह रही है इनके हाथ में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और एक अच्छी खासी पोजीशन में है इंडिया की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लैंडस्केप में। कंपनी कह रही है कि यहाँ से अब फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर करने का। उस लिहाज से हायर एबिटा अचीव करने का इन्होंने गोल रखा है। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि FY26 में 2000 करोड़ तक का एबिटा कंपनी टारगेट कर रही है। पुनीत गोयनका ये भी कह रहे हैं कि जो बिजनेसेस ऑपरेशनली लॉस दिखा रहे हैं उनको वो अलग करते हुए दिखाई देंगे, उनको बेच भी सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी अब अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करेगी और प्रॉफिटेबल रहने पर ज्यादा फोकस करेगी। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। कैप्री ग्लोबल आज एक्स डेट और एक्स स्प्लिट ट्रेड करना शुरू करेगा। APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स के रिजल्ट्स आए 13.5% और PBT 16.25% का उछाल। पैट पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि काफी सारे टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं और 2 लिस्टिंग्स की तैयारी। इस नोट पर एक काम करें, मुनाफे की तैयारी समेट के आप शुरुआत पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।